हेलो गाइज, आपके अपने चैनल प्रगति मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली अभी इतने टाइम तक जो मैंने क्लासेस नहीं ली हैं, बट अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा बीच में कुछ चीज़ें होती हैं, स्किप हो गया है इस वजह से। तो अब हम फिर से शुरुआत से स्टार्ट करेंगे और पहले से ही बहुत ही बेहतरीन पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। एक जीरो लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक पूरी तरह इतना डीपली नॉलेज करेंगे कि सिर्फ आप इस क्लासेस को देखते जाना, अपना नोट्स कंप्लीट करते जाना। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ से हमारा पहले स्टार्ट हुआ था, वहीं से चलिए फिर से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें अपने भारत की एक स्थिति के बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था, तो अभी हम फिर से वही चीज़ देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे, तो इसे सबसे पहले हम जो देखेंगे वो एक क्षेत्रफल की दृष्टि और अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से ही देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें अक्षांशी देशांतर इस विस्तार में देखते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। एक एक चीज़ को बहुत ही स्लो मोशन में देखते जाएंगे, एक ही बार में सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, आप लोगों को एक ग्लोब दिख रहा है। देखिए सबसे पहले इस ग्लोब के बारे में देखते हैं। तो एक ग्लोब है, जो ये ग्लोब है इसमें देखिए इसके जस्ट मिडिल से जो रेखा निकलती है, ये कौन सी है? तो ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? तो ये विषुवती रेखा एंड भूमध्य रेखा है। इसके जस्ट ऊपर वाला भाग, एक ये पहले तो ये बोली ये क्या है? ग्लोब। तो जो ऊपर वाला भाग है ये क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद जो हमारा भारत है, हमारा इंडिया है, वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि ये क्वेश्चन आ जाए, यदि ये क्वेश्चन बोल दिया जाए कि ये अक्षांश रेखा है, तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर यदि पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या है, तो अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसके बाद यदि इस यदि इसी में देशांतर रेखाएं पूछ ली जाए, इसी में ए वाला जो ग्लोब है, इसमें जो ए रेखा है, तो इस हिसाब से हमारा इंडिया कहाँ है? तो वो यहाँ है। ओके, तो इस हिसाब से इस साइड का कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। इस साइड का कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो यदि पूछा जाए कि देशांतर की स्थिति में, देशांतर रेखाओं की स्थिति में यदि बात की जाए तो कहाँ पे होगा? तो होगा वो पूर्वी गोलार्ध में। ओके, अब ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये भारत का समय, तो एक जो ये जो मानक या प्रधान या उत्तर रेखा है, जो मानक समय दर्शाती है, तो ये लंदन के ग्रीनविच से होकर निकलती है। तो इस साइड जो पश्चिमी साइड के जो देश है, तो यहाँ 5.5 घंटे का डिफरेंट माइनस में होगा, और कम मतलब यहाँ जो पूर्वी साइड है तो ये प्लस होगा। तो 5.5 घंटे आगे चल रहा है। तो जो भी इसके पूर्व साइड के देश हैं वो 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, और पश्चिमी साइड के देश हैं वो 5.5 घंटे पीछे चल रहे हैं। तो यही वो चीज़ लिखी हुई है। देखिए कि जो भारत का समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। ओके, तो यदि अब ग्लोब की स्थिति से पूछ लिया जाए, तो ग्लोब की स्थिति से क्या होगा कि जो एक ग्लोब है, अब ये अक्षांश रेखा खींचती, अब जब यदि ये देशांतर रेखा खींचते हैं तो ए हो गया पूर्व, ए हो गया पश्चिम, ए हो गया उत्तर, ए हो गया दक्षिण। तो कौन सी अब यदि ग्लोब के आधार पर पूछ लिया जाए तब भारत की स्थिति क्या होगी? तब होगी उत्तर पूर्व, क्योंकि हमारा भारत कहाँ है? उत्तर पूर्व। तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व
ग्लोब पर भारत की यदि स्थिति के बारे में पूछा जाए तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। अब बात की जाती है कि ये कौन से महाद्वीप, कौन से द्वीप, ये सारी चीज़ों के बारे में यदि पूछा जाए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे एक किस महाद्वीप। तो ये पहले सबको मालूम होगा ये किस में है, एशिया महाद्वीप। तो यदि पूछ लिया जाए भारत कौन से महाद्वीप में है, तो भारत एशिया महाद्वीप में है। और यदि इसके डायरेक्शन के बारे में पूछ लिया जाए तो भारत एशिया महाद्वीप की किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, तो या किस भाग में, तो भारत जो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ओके। और दक्षिण भाग में जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं सारे दक्षिण भाग वाले एशिया, मतलब जो भी है सारे दक्षिण एशिया में ही आएंगे। तो इस हिसाब से क्या हुआ था कि जो भारत के जो 7 अन्य और देश थे वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। और जो 8वां देश ने मिलकर एक संगठन बनाया था। क्या नाम था उस संगठन का? तो उसका नाम था दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और यदि हिंदी में इसकी बात की जाए, इसे वैसे सार्क के नाम से जानते हैं, और यदि इसकी हिंदी में तो इसे दक्षेस के नाम से जानते हैं। अब यदि इसकी स्थापना की बात कर ली जाए तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है तो वो काठमांडू। कहाँ है? तो वो है काठमांडू। देखिए इसकी स्थापना है 1985 एंड मुख्यालय काठमांडू। अब यदि इन देशों का जो नाम याद रखना है तो देखिए ये एक छोटी सी ट्रिक है। एक छोटी सी ट्रिक है। तो देखिए जैसे MBBSPAIN, तो M से क्या हो गया? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। B से भूटान। भूटान की थिम्पू। B से बांग्लादेश तो ढाका। S से श्रीलंका तो जयवर्धनपुर। एंड P से पाकिस्तान इस्लामाबाद। A से अफ़गानिस्तान काबुल। I से इंडिया एंड मतलब भारत नई दिल्ली। N से नेपाल। नेपाल से काठमांडू। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म हो गई होंगी। इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होगा, किसी को कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत करे। तो अब ये सारी चीज़ तो हर कोई जानता होगा कि भारत में जो प्रेजेंट टाइम पे है तो कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को कंप्लीट हो गई होगी। तो आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले कुछ और चीज़ मैं बता दूं पहले आपको। अच्छा पहले मैं इसे क्लीन कर दूं। यदि आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो नोट, वैसे तो सर इसे ग्रुप में सेंड कर दिए होंगे, तो आप सभी लोग बढ़िया से इसे नोट कर लीजिए। और जो भी है इसमें जो भी डाउट बने तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मैं इससे पहले बता दूं, कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से बताऊं तो आपको मालूम होगा कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत का कौन सा स्थान है? तो वो 7वां है। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां। और इसी के साथ साथ पूछ लिया जाता है कि फिर इसी के साथ साथ यदि आपको सबसे जो पहला पूछ लिया जाए कि सबसे पहला कौन सा होगा, तो आप लोगों को सबसे पहला भी कंफर्म करके रखना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको सारे के सारे बताए दे रही हूँ। तो जो पहला है तो पहला है रूस। फर्स्ट कौन सा है? यदि फर्स्ट की बात की जाए तो रूस। सेकंड की बात तो कनाडा। सेकंड कौन सा है? कनाडा। और थर्ड की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा है अमेरिका। और चौथे की बात की जाए तो चौथा कौन सा है? चीन। चौथा है चीन। पांचवा ब्राज़ील। और इसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। पांचवा कौन सा है? तो ब्राज़ील। और छठवां है
ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपको मालूम है भारत। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना, वो बस मैंने ऐसे ही बता दी हैं, बाकी आप लोग अच्छे से खुद ही देख लेना इन चीज़ों को। और ये चीज़ सबको मैक्सिमम मालूम ही रहती है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ और बतानी थी, तो देखिए सब लोग इसके एरिया के बारे में तो जानते ही होंगे। तो इसके जो एरिया के बारे में आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो एरिया इसका कितना है, यदि इसके एरिया की बात कर ली जाए तो इसका जो एरिया है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, बहुत ही नॉर्मल है। अब यदि इसमें एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल मतलब इतने वर्ग किलोमीटर है, तो यदि इसमें जो और फिर यदि पूरे ऑल संसार की बात कर ली जाए कि जो संसार का समस्त क्षेत्रफल है उसके स्थलीय भाग मतलब का लगभग ये कितना होगा। यदि पूरे वर्ल्ड की बात कर ली जाए और पूरे वर्ल्ड में यदि ये पूछ लिया जाए कि पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसका इंडिया कितने परसेंट होगा, तो ये होता है 2.4%। कितना होता है 2.4%। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है। तो उसी हिसाब से यदि क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछा जाता है तो पक्का है कि अब जनसंख्या की दृष्टि में पूछा जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि में पूछा जाएगा तो जनसंख्या की दृष्टि में जो पूछा जाएगा तो उसमें देखिए क्या है कि ये हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। अब इसी को क्या है जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये पूरा विश्व का है, कितना है वर्ल्ड का है 2.4। इसी हिसाब से यदि बात कर ली जाए कि पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का मतलब कितने परसेंट जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, इंडिया अपने इंडिया में रहते, तो 17.5%। कितने परसेंट, 17.5। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, ये कई बार पूछी जाती हैं। तो इस हिसाब से, और ये जो जनगणना थी तो वैसे ये जनगणना 2011 की है, अभी अपडेटेड कोई न्यूज नहीं है। तो 2011 और 2011 से एक चीज़ और याद आई कि यदि पूछ लिया जाए कि भारत में जो है वो गाँवों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन है, काफ़ी डीप है, वैसे पीसीएस लेवल का है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, जानकारी होनी चाहिए। तो ये जब जब भी गणना होती है उस वक्त मतलब इन सारी चीज़ों का के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उस हिसाब से यदि गाँवों की जनसंख्या पूछ ली जाए तो वो थी 6,40,000 6,40,900 कितनी थी 932। तो इस चीज़ को याद रखना, इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड में बना के रखना। इस चीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में इसकी जो भी जो उत्तर से दक्षिण के जो उत्तर से जो दक्षिण की दूरी है आपस में कितनी थी, तो 32-14 किलोमीटर। इस चीज़ को याद रखना। और जो पूरब से पश्चिम की थी तो वो थी 29-33 किलोमीटर। कितनी थी 29-33 किलोमीटर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, और वैसे इस हिसाब से इतना डीपली चीज़ मालूम होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या है, कैसा है, कितना कम कितना ज़्यादा। हाँ वैसे अब आप लोग सोच रहे होंगे गाँवों के बारे में बता दिया कितने हैं, और ज़िलों, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ज़िलों में क्या है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ का ज़िला है जो उसने अपने नए ज़िले बनाए हुए हैं, तो ऐसे ज़िले चेंज होते रहते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को समझिए। और मैं इन सारी चीज़ों को बहुत छोटे स्तर से बहुत ही डीपली
तफसीली स्तर से पढ़ाती जाऊंगी और इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझिए, जिससे आपको कभी भी इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इन्हें बहुत ही अच्छे से कर सकें। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ समझ ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। हमने इस क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे बता दिया है, इस हिसाब से अक्षांश की दृष्टि से भी बता दिया है। अक्षांश की दृष्टि से एक चीज़ और बतानी थी, जो अक्षांश ये है, इनमें क्या है कि जो ये रेखा है, देखिए अब मैं इसी ग्लोब में बता रही हूँ, तो इसमें बता रही हूँ जो ये रेखाएं खींची है, अक्षांश रेखाएं जो ये ऐसे खींची जाती हैं, तो इन्हें एक एक डिग्री के 1 डिग्री के अंतराल में ऐसे खींचा जाता है। तो एक क्वेश्चन देखा है मैंने, प्रैक्टिस में मिला था, काफ़ी बार मिलता भी है, इन्हें एक डिग्री के अंतराल में कितने में एक के खींचा जाता है। लेकिन जो इनके बीच की दूरी होती है, यदि काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इन रेखाओं के बीच की दूरी, तो यदि 1 डिग्री के अंतराल में खींचा जाता है तो इनकी दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर है इनकी दूरी। कितनी है? 111 किलोमीटर। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसके बाद एक चीज़ और दिखा दे रहे हैं हम, वो ये है कि जो भी था हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था कि इसका जो तो देखिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इनका जो उत्तर पूर्व जो भी इसका जो विस्तार है मुख्य भूमि का, वो कैसा, मुख्य भूमि का जो है वो कैसे है। तो इसका देखिए मुख्य भूमि की यदि बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब आप लोग सोचेंगे नॉर्थ क्यों, तो अभी देखिए हम लोगों ने जस्ट देखा है कि ये क्या है, अभी ये जो यहाँ से डिवाइड हुआ था ये नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ ही है, तो जो ये रेखा आएगी 8 डिग्री 4 मिनट और जो ऊपर आएगी 37 डिग्री 6 मिनट, तो इस हिसाब से किस में आ रही हैं, तो ये नॉर्थ में ही आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? नॉर्थ। अब यदि इस टाइप से अभी आएंगी जो ये रेखा आएंगी, तो ये किस में आएंगी, तो ये दोनों ईस्ट में आएंगी। किस में? ईस्ट में। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये है, अब इस साइड की बात कर ली जाए तो ये पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक। तो इसका विस्तार मालूम चल गया है आपको। यदि इसके अक्षांशीय विस्तार की बात कर ली जाए तो अक्षांशीय विस्तार होता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय विस्तार की बात कर ली जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसी में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो वो भी देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझना। तो ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समझ चुके हैं। अब बात आई है कि जो कर्क रेखा है, जिसमें जो कर्क रेखा खींची गई है, ये कर्क रेखा, तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे? तो देखिए इसमें ट्रिक भी लिखी है, इस ट्रिक के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, वरना थोड़ा आप पहले तो सबसे पहले ज्योग्राफी क्या है, ये मैप बेस्ड होती है, इसे आप जितना मैप के थ्रू पढ़ेंगे ये चीज़ उतना ही ज़्यादा कंप्लीट हो गई। यदि आप इंडिया का मैप में कोई भी चीज़ है 2-4 बार फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, कौन सा राज्य कौन सी चीज़, मतलब एक सब कहाँ है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए 8 राज्यों से गुजरते, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये अब इसमें जो बात की जाती है कि ये जो रेखा है, इस रेखे पे मतलब रेखा पर कौन सा शहर है जो भी है, तो ये
या कौन सी राजधानी, तो ये क्या है, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। रांची इस पर स्थित है। अब बात कर ली जाए कि जो मानक समय रेखा होती है, मानक समय रेखा देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट होती मानक समय रेखा, ये है ये मानक समय रेखा। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने, तो ये 5 राज्यों से। भारत की मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो इसमें भी देखिए आप लोगों को ट्रिक मिलेगी, UMO CA, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को कि जो ये रेखा है कौन सी, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, जो ये दोनों आपस में जिस जगह पे काटती हैं उस जगह का नाम, तो उस जगह का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं आपस में। और छत्तीसगढ़ के किस जगह पे, तो सूरजगढ़ या सूर्यगढ़ के नाम से उस जगह, वो जगह फेमस है। तो ये सारी चीज़ आप लोगों को कन्फर्म हो गई होंगी और बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। आई होप आप सभी लोगों को समझ आई होगी। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए और इसे बहुत ही आसानी से समझते जाइए। और इसे बार बार आप क्या करिए कि मैप के थ्रू मैक्सिमम चीज़ें पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे क्या है आप लोगों का सारी चीज़ एकदम बेस्ट होती जाएगी। हम लोग कम चीज़ पढ़ेंगे लेकिन उसे इतना डीपली पढ़ेंगे कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पसंद आई होगी। एंड फिर से मैं अभी इतने टाइम तक कोई क्लासेस नहीं ली, उसके लिए फिर से आप सभी लोगों से सॉरी बोल रही हूँ। तो चले चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।